जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। सफलता के लिए हमें कोई खास समय की जरूरत नहीं है, हमें उसका इंतजार नहीं करना है। ठीक है, सफलता एक जुनून है और उसे पाना एक पागलपन है। और अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, इन चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रीम मटेरियल मिलेगा और अपडेट मिलती रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, संदेहवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संकेतार्थक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य की पहचान क्या है? तो वहां पे हमारा ये वाला चिन्ह लगा होगा, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इन वाक्यों की पहचान में हर्ष, उल्लास ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो जिससे हमें इनका प्रकट होता हो, तो वहां पे हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। अगला संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में हमें संदेह होता हो, जिस वाक्य में हमें ऐसा पता चले कि इसमें कुछ संदेह है, तो वहां पे हमारा कौन सा होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। यह घर शीला का होगा। ठीक है, तो इस वाक्य में हमें क्या लग रहा है कि ये हमारा संदेहवाचक है। अगला इसमें दिया गया संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जिसमें किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जहां पे संकेत के बारे में पता चले वहां पे हमें संकेतार्थक वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं हम कि अरविंद की गाड़ी उधर है। अरविंद की गाड़ी, अरविंद की गाड़ी उधर है। ये हमारा क्या हो गया? संकेतार्थक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य है जिसमें प्रश्न किया गया हो, उसमें को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, वह आदमी कब आएगा। वह आदमी कब आएगा। तो हमारा क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। चलिए, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, आप वाक्य वाला चैप्टर अवश्य पढ़ें। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है हमारा, फल को खूब पका होना चाहिए। फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इस वाक्य में हमें क्या बताना है? अशुद्धि बतानी है। ऑप्शन ए दिया गया वचन संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन बी है पदक्रम संबंधी अशुद्धि, मतलब संबंधित है, सी कारक संबंधी, और डी है हमारा लिंग संबंधी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, फल खूब पका होना चाहिए। तो ये कारक चिन्ह को लगा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा द्वितीय कारक चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो ये कौन सा? हमारा कर्म को वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? इसकी जगह पे हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा पढ़ सकते हैं, फल खूब पका होना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी अशुद्धि है? तो कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन सी इसका सही है। अब वचन संबंधी अशुद्धि कैसे होगी हमारी? तो इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे भारत में अनेकों राज्य हैं। अनेकों राज्य हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? वचन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि अनेकों हमारा किसका है? तो अनेक। अनेक पहले से ही हमारा क्या है? बहुवचन रूप है। अनेक का अनेकों नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? वचन संबंधी अशुद्धि है। अगला दिया गया है पद संबंधी या पदक्रम संबंधी अशुद्धि। जैसे स्कूल राम जाता है। स्कूल राम जाता है,
ठीक है। अब क्या हो गया, स्कूल राम जाता है, तो ये हमारी क्या होगी, पद क्रम संबंधी। इसका क्या होगा, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये हमारी क्या होगी, पद क्रम संबंधी अशुद्धि होगी। कारक में हमारा कारक चिन्ह यही है, फल खूब पका होना चाहिए, फल को की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, अगला लिंग संबंधी। ठीक है, लिंग संबंधी, सीता स्कूल जाएगा, सीता स्कूल जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, लिंग संबंधी हो गया, मतलब यहाँ पे सीता स्कूल जाएगी ना कि जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कौन सा हमारा लिंग संबंधी अशुद्धि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में से सही विकल्प चुनिए। जो मुहावरा इनमें से दिए गए हैं उसका सही वाक्य को चुनना है। ऑप्शन ए है, राम तो अपनी अकल का दुश्मन है। राम क्या है, अपनी अकल का दुश्मन है। ठीक, अगला बी, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। पानी गिर नहीं गया, पानी फिर गया। यहाँ पे क्या होगा, गिर जगह पे फिर गया, फिर गया। अगर यहाँ पे फिर गया होता तो हमारा ये वाला भी सही होता। अगला, वह अपनी माँ की आंख का चांद है। आंख की चांद नहीं है, वो क्या है, आंख का तारा है। ठीक है, आंख का तारा। अगला, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गई। नहीं, तेरी शरारत ने मेरी नाक में दम कर दिया। तेरी शरारत ने मेरी नाक में, यहाँ पे पूरा ही लिख दे रहे हैं हम, तेरी शरारत ने, तेरी शरारत ने मेरी नाक में, मेरी नाक में दम कर दिया। मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसने क्या सुना है, मतलब शरारत की, और वो सामने वाला बंदा कह रहा है उससे कि तेरी शरारत ने मेरी नाक में दम कर दिया। वह अपनी माँ की आंख का तारा है, मतलब माँ का बहुत ही लाडला है। अगला, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। किसी व्यक्ति ने काफी ज्यादा किसी एग्जाम के लिए मेहनत की और किसी भी कारणवश उसका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या कहते हैं, उसकी मेहनत पर क्या हो गया, पानी फिर गया। ठीक है, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, मतलब खुद ही मूर्खता वाली काम करेगा और कहेंगे, लोग कहते हैं ये तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही हमारा मुहावरे का सही प्रयोग किया गया है वाक्य में, बाकी ये सब हमारे गलत थे। अगला क्वेश्चन है, संयोजक शब्द से जुड़े एक से अधिक साधारण वाक्यों में बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है। मतलब संयोजक शब्द से जुड़े एक से अधिक वाक्य साधारण वाक्यों से बनने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं। अब संयोजक शब्द हमारे कौन से होते हैं, संयोजक शब्द और किस वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो भी देखते हैं। तो संयुक्त वाक्य, कौन सा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो से अधिक, मतलब एक या दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, जिन शब्दों से जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं संयोजक शब्द। क्या होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों, मतलब संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े हो, वहां पे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण में हम देख सकते हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण, तुम यहां आते हो, तुम यहां आते हो, आते हो, या मैं वहां आऊं, वहां आऊं। ठीक है, तो जो यहाँ पे लगा गया है या शब्द जो है हमारा, वही क्या है, संयोजक शब्द है।
ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। बाकी अब और भी लिख लेते हैं संयोजक शब्द कौन कौन से हमारे, संयोजक शब्द कौन कौन से संयोजक शब्द हमारे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा और, तथा, इसलिए, इसलिए, क्योंकि, क्योंकि, लेकिन, अथवा, चाहे, चाहे, परंतु, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, संयोजक शब्द हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संयुक्त वाक्य। संयोजक शब्द से जुड़े हुए जो एक से अधिक साधारण वाक्यों में से बनते हैं उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला इसमें दिया गया है मिश्र वाक्य और आश्रित उपवाक्य। ये हमारे किसके हैं, आश्रित वाक्य ही भाग हैं, ठीक है। तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, वह वाक्य जो एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा हमारा उससे आश्रित उपवाक्य होता है, वो दोनों किस पे, प्रधान वाक्य पे आश्रित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आश्रित वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसका भी उदाहरण हम देख सकते हैं, कठिन परिश्रम करोगे, आश्रित वाक्य का उदाहरण, आश्रित वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्रित कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसका उदाहरण देखते हैं, कठिन परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मतलब पास हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें हमारा एक शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा, तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी ने हमारा क्या किया, इसको आश्रित कर दिया। जैसे कठिन परिश्रम करोगे तो पे अटक गया, अब उसके बाद में लग रहा है कि कुछ ना कुछ आगे और है, पास हो जाओगे, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रधान वाक्य हो गया और ये इस पे आश्रित वाक्य हो गया, ठीक है। यही हमारे क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक। अगला हमारा दिया गया प्रधान वाक्य। तो प्रधान वाक्य हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का कौन सा अर्थ है। ऑप्शन ए है अयोग्य प्रशासन, ऑप्शन बी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, मतलब अच्छे फल की प्राप्ति हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिना परिश्रम किए ही अयोग्य व्यक्ति को अच्छा फल की प्राप्ति हो जाए, अच्छे फल की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। तो इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है। हमने पिछली क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि संश्लेषण और विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण और विश्लेषण दो शब्द हैं, ठीक है, दो विधियां हैं हमारी। संश्लेषण क्या होता है, तो हम कई टुकड़ों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, उनको क्या कहेंगे, उस विधि को हम कहते हैं संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि कोई एक पाठ है उसको हम खंडों में तोड़ तोड़ कर पढ़ें, उसे हम कहते हैं विश्लेषण विधि, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, मतलब संश्लेषण विधि के बारे में पूछा गया है। तो पहले हम बच्चे को किसी वाक्य रचना के बारे में पढ़ाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, वर्ड पढ़ाएंगे उसको, फिर उसके बाद में शब्द पढ़ाएंगे और फिर संजोग कर, मतलब एक जगह इकट्ठा कर कर एक वाक्य में उसको पिरो देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक साथ में उसको इकट्ठा करके पढ़ाया। तो यही हमारा क्या होगा, संश्लेषण विधि होगी। तो पहले क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, वाक्य पढ़ाएंगे, मतलब वर्ड पढ़ाएंगे,
फिर उसके बाद में शब्द, और शब्दों और वाक्यों को एक साथ जोड़ देंगे तो एक वाक्य बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? वाक्य। तो इसी क्रम में हम बच्चों को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, विधि तो हम लोग समझ चुके हैं। संश्लेषण विधि मतलब कई खंडों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना संश्लेषण विधि है, और एक खंड को कई टुकड़ों में तोड़कर पढ़ाना विश्लेषण विधि है। अगला क्वेश्चन है कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी है व्यास विधि, ऑप्शन सी उद्बोधन विधि, ऑप्शन डी है खंडान्वयन विधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि क्या होती है हमारी? तो चित्र, रेखा चित्र, प्राकृतिक दिखाकर प्रत्यक्ष अभिनय कर, पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर आदि का प्रयोग करके अध्यापक किसी शब्द का अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं उद्बोधन विधि। अगला इसमें दिया गया प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? तो प्रश्नोत्तर विधि जो है यह दी गई है सुकरात के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? सुकरात के द्वारा दी गई है प्रश्नोत्तर विधि। इसको याद रखना। ठीक है, इसमें अध्यापक पढ़ाए गए पाठ को प्रश्नोत्तर करता, मतलब प्रश्न करता। किसी भी पाठ को पढ़ाया उसने और उसको क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे, और प्रश्न के माध्यम से बच्चे की उसने कितना सीखा है इसका हम पता लगाएंगे। यही हमारा क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है। व्यास मतलब उसका व्याख्या करना। कोई भी पाठ पढ़ाया और पाठ को पढ़ाते समय में उस पाठ का अच्छे से व्याख्यान किया, वही हमारा क्या है? व्याख्या विधि है। अगला है इसमें खंडान्वयन विधि, मतलब खंड खंड करके पढ़ाना, खंडान्वयन विधि, यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं विश्लेषण विधि भी बोल सकते हैं। तो हमारा दिया गया गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? तो उद्बोधन विधि है। कि श्रुत लेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबूतर। बाकी सब में क्या हुआ है? रा उड़ा हुआ है। अगर हम बच्चे को इमला बोल रहे हैं और श्रुत लेख मतलब सुनकर वो लिख रहा है, और रेप संबंधी, ठीक है, तो उससे संबंधित अभ्यास कराने के कौन कौन से कर्म है, धर्म है, प्रकाश है, परंतु कबूतर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। अक्षर भी क्या है? चित्र है। इस मत का समर्थन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों को लिखाने से पूर्व, मतलब लिखना सिखाने से पूर्व, उनको चित्रकला के बारे में चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो अक्षर है वो भी क्या है? चित्र है। ये मत किसका है? तो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में भी कहा था। किसके बारे में कहा था? बुनियादी शिक्षा के बारे में। बुनियादी शिक्षा के बारे में भी महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, एक शब्द कल का कोटेशन है, मतलब उसमें भी महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चे को जो शिक्षा है वो मतलब मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। किस माध्यम से दी जानी चाहिए? मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। बच्चों को शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। इन चीजों को याद रखना है। 3 चीजें, एक तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया। अगला उन्होंने कहा कि बच्चों को चित्रलेखा मतलब चित्रकला, चित्रों के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, और अगला बच्चों को जो है मातृभाषा में सिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट उपागम के पद हैं। हर्बर्ट जो है एक वैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने उपागम दिए हैं। किसके दिए हैं? तो सीखने के कौशल के उपागम दिए हैं। कितने उपागम दिए हैं? तो ऑप्शन ए है इसमें 3, बी 5, सी 8 और डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सीखने के उपागम इन्होंने हार्वर्ड ने कितने दिए हैं? तो 5 दिए हैं। कौन कौन से? तो पहला हमारा तैयारी, नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? तैयार या तैयारी। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रस्तुति। अगला तुलना। अगला है सामान्यीकरण। अगला 5वां हमारा अंतिम प्रयोग। ठीक है, कौन कौन से हैं? तैयारी, प्रस्तुति, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। यह किसने उपागम बताए हैं? तो हार्वर्ड ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय जिसकी देन है। जो शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? ऑप्शन ए है ब्लूम, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी मॉरिसन, ऑप्शन डी हार्वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉरिसन। मॉरिसन ने जो है शिक्षण के इकाई संप्रत्यय का दिया है। ठीक है, अब इकाई संप्रत्यय क्या है? तो मॉरिसन ने 1956 में, कब दिया? 1956 में पाठ्य योजना निर्माण की इकाई विधि का प्रतिपादन किया है। किसका? पाठ्य योजना निर्माण की इकाई विधि का प्रतिपादन किया है इन्होंने। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो संपूर्ण पाठ को कुछ इकाइयों में बांटा जाएगा। संपूर्ण पाठ को क्या होगा? कुछ इकाइयों में बांट लिया जाएगा। संपूर्ण पाठ को कुछ इकाइयों में बांट लिया जाएगा। और उसको पढ़ाया जाएगा। एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? विश्लेषण विधि का ही रूप है। क्योंकि विश्लेषण विधि में भी हम क्या करते हैं? किसी पाठ को कई खंडों में तोड़कर उसको पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से इकाई, शिक्षण की इकाई संप्रत्यय, ये भी हमारा क्या है? मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? तो कई एक पाठ है, संपूर्ण पाठ को कई इकाइयों में तोड़ लेते हैं और उसको पढ़ाते हैं बच्चों को। यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? इकाई संप्रत्यय का। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। जो भाषाई कौशल है उसका लिखित अभिव्यक्ति रूप है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था भाषाई कौशल हमारे कितने हैं। भाषा कौशल इसमें भी बता दे रहे हैं। भाषा कौशल हमारे कितने हैं? तो 4 हैं। इनको एक ट्रिक से याद करेंगे, शुभोपली। ठीक है, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे क्या है? भाषा कौशल है। अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हमारे 2 भाग हैं? तो एक मतलब हमारा हो जाएगा अभिव्यक्त, दूसरा हो जाएगा ग्रहण करना। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना, क्या हमारा? अभिव्यक्ति है। अब किसके माध्यम से हम दूसरे तक अपने विचारों को रख सकते हैं? तो बोलकर। किसके माध्यम से? बोलकर, यानी कि बोलना। अगला लिखकर, लिखना। ग्रहण, हम किसी भी चीज को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? तो सुनकर
और पढ़कर, यानी कि पढ़ना। ये हमारे क्या है, भाषाई कौशल है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। तो भाषा कौशल हमारे कितने हैं, 4 हैं। इसको याद रखेंगे ट्रिक से, सुबो बली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये अभी तक 4 पेपर देख चुके हैं हम लोग। चारों पेपर में इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, किसी में गणनात्मक कौशल पूछ लेते हैं, किसी में अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछ लेते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे भाषा कौशल कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से, सुबो बली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इनमें भी 2 भागों में बांटा गया है, अव्यक्त और ग्रहण। अव्यक्त मतलब जिनको हम ग्रहण करें, मतलब अपने विचारों को किसी दूसरे के मध्य प्रस्तुत करें, उन्हें अव्यक्त। और ग्रहण, किसी के विचारों को हम ग्रहण करें। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं ग्रहण, तो सुनकर, पढ़कर। अव्यक्त कैसे करेंगे, तो बोलकर, सुन, लिखकर। तो इसका वो हमारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में कि भाषा कौशल का लिखित अव्यक्त रूप है, तो क्या है हमारा, लिखना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि ण का उच्चारण स्थान है। जो ये दिया गया है ण, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में मतलब उच्चारण स्थान भी सारे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कुछ स्थान देख लेते हैं। स्थान हमारा कौन सा होगा, एक लिस्ट बना रहे हैं, इससे हमारा सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले हमारा स्थान। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्वर हो जाएंगे, इस तरह से हम लिख के ले रहे हैं। ठीक है, पहले कंठ, हमारा कौन सा, कंठ। तो कंठ में आ और आ, और हमारा का वर्ग, क्या, का वर्ग। का वर्ग में क्या आते हैं, का, ख, ग, घ, ङ, और उसके बाद में हा। ये शब्द आए, मतलब ये वर्ड आए, तो उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ठीक है, तालु, तालु में क्या होगा हमारा, तो हो जाएगा ई, बड़ी ई। चा वर्ग, चा वर्ग, और हमारा श, ये वाला स। ठीक है, और या, ये हमारे क्या है, तालु है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तालु। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा में हमारा री, री, टा वर्ग, और उसके बाद में हमारा रा, और हो जाएगा ये वाला मूर्धन्य सा। इनका हमारा उच्चारण स्थान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। अगला दंत, दंत में हो जाएगा हमारा तावर्ग, तावर्ग। ठीक है, ला और दंती सा, ये हमारे हो जाएंगे क्या, तावर्ग में। इनको याद करते संस्कृत में काफी ज्यादा है, मतलब एक सूत्र के माध्यम से याद किया जाता है। जैसे कंठ को अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुअ सा नाम तालु, ऋतुर सा नाम मूर्धा, लिर्तुर सा नाम दंता। इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, अगला दिया गया ओष्ठ, क्या, ओष्ठ। ओष्ठ को भी हम देख लेते हैं। ओष्ठ में हमारा क्या होगा, तो उ और बड़ा उ, उसके बाद में हमारे पा वर्ग, पा वर्ग, ये हमारे क्या है, ओष्ठ हैं। ठीक है, अगला नासिका, नासिका मतलब नाक से कौन से हमारे होंगे, तो हमारा यमंगलम, मतलब अंग, ञा, इया, अड़ा, ना और मा। ये इनका नासिका, और इसके साथ में चा और जुड़ा होता, चा का मतलब होता और, मतलब इनके अलावा भी होगा, अपने वर्ग के जो भी होंगे उसके अलावा इनका होगा। जैसे हमारा मान लिया जाए कि हमारा अंगा है, ये दिया गया है। ठीक है, हमारा क्या दिया गया है, इंगा दिया गया है, अंगा। ठीक है, और ये किसका है, तो का वर्ग का है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंठ भी हो जाएगा और नासिका भी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में हमारे है कंठ तालु, कंठ तालु,
कंठ तालु में हमारा क्या होगा, तो कंठ तालु में हो जाएंगे हमारे ए और ए, ये हमारे क्या हो गए कंठ तालु। अगला कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में हमारे क्या हो जाएंगे, तो कंठोष्ठ में हो जाएंगे हमारे ओ और औ, कंठोष्ठ। अगला हमारा एक बचा हुआ है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ये हमारे क्या हो जाएंगे वा। ये हमारे उच्चारण स्थान है। ठीक है, इनको याद रखना है हम लोगों को। फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कंठ, कंठ मतलब अ और आ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ, का वर्ग और हा, अकुहा विसर्जन या नाम कंठा, तो हमारा किसका है, ये कंठ का है। ई और चा वर्ग ये हमारे क्या है, और उसके बाद में श और या, ये हमारे तालु, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तालु। री और टा वर्ग रा और सा, ये हमारे क्या हो जाएंगे मूर्धा। अगला दंत, दंत में हमारा ता वर्ग ला और सा, ये हमारे क्या हो जाएंगे दंत। उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओष्ठ में हमारा उ और पा वर्ग, ये हमारे क्या हो जाएंगे ओष्ठ। नासिका, अंग, ये मंगलम नाम यंग अंगा या णा ना मा, मतलब ये क्या हो रहा है प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, मतलब पांचवा अक्षर। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएगा इसका नासिका। उच्चारण स्थान कंठ तालु, मतलब कंठ और तालु दोनों का संयोग हो, ये कोई अलग से नहीं है। आ और ई दोनों के मेल से क्या बनता है हमारा ए बनता है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या है तालु, तो हमारा हो जाता है कंठ तालु। ऐसे इसका देखो कंठोष्ठ, ठीक है, हमारा इसका क्या होगा कंठ ओष्ठ, मतलब इसके किसके ओ जो हमारा किन किन से मिलकर बना हुआ आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। आ हमारा कंठ और ऊ का होता है ओष्ठ, तो हो गया कंठोष्ठ। दंतोष्ठ, दंत मतलब ये हमारा किससे हुआ मिलकर बना हुआ है, दंत और ओष्ठ वाले उच्चारण स्थान शब्दों से मिलकर बना हुआ है वा। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं उच्चारण स्थानों को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, जो पाठ्य पुस्तक कराते हैं मतलब पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक हमारा पक्ष कौन सा है। ठीक है, तो यही हम लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन ए है पुस्तक का आकार प्रकार, ऑप्शन बी मुख्य पृष्ठ, ऑप्शन सी जिल्द और ऑप्शन डी है प्राक कथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राक कथन। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है, तो प्राक कथन है। अगला क्वेश्चन है वैचारिक सामग्री है, वैचारिक सामग्री है। ऑप्शन ए है संरचना, ऑप्शन बी मूल विषय वस्तु, ऑप्शन सी शब्दावली, ऑप्शन डी व्याकरणिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूल विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन कि श्रव्य दृश्य साधन है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर पेपर में अभी तक पूछा गया है। श्रव्य दृश्य साधन मतलब जो हमारे साधन पूछे गए हैं कितने प्रकार से होते हैं हमारे श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन और सहायक साधन। तो इनको भी देख लेते हैं हमारे। तो जैसे हमारा पहले देखेंगे श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य साधन कौन से होते हैं, जिनको हम सुनकर जिनसे अधिगम करें, जिन इंस्ट्रूमेंट से जिन उपकरण से हम सुनकर क्या करें अध्ययन करें मतलब अधिगम करें शिक्षा ग्रहण करें, उनको हम कहते हैं श्रव्य साधन। श्रव्य साधन में हमारे आ जाएंगे टेप आ जाएगा, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, क्या हो जाएंगे यही उदाहरण पूछता है टेप, लिंगवाफोन, लिंगवाफोन, ठीक है, रेडियो, ये हमारे क्या हो गए श्रव्य साधन। अगला दृश्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य साधन में हमारे क्या हो जाएंगे जिनको हम देखकर पढ़ें, जिनको हम देखकर सीखें, वो हमारे दृश्य साधन है। दृश्य साधन में हमारा हो जाएगा चार्ट,
ठीक है, मॉडल, ये हमारे क्या हो गए, दृश्य साधन। अगला हमारा श्रव्य दृश्य, मतलब दोनों का समायोग हो, श्रव्य दृश्य दोनों का संयोग रूप हो, उनको दृश्य श्रव्य। जैसे हमारा हो गया चलचित्र, चलचित्र, चलचित्र को ही हम टीवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी, टेलीविजन। ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये हमारे क्या हो गए, दृश्य, श्रव्य दृश्य साधन हो गए। अगला होता है सहायक 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 साधन। सहायक साधन कौन से हो जाएंगे हमारे, तो सहायक साधन में हो जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड, डस्टर इत्यादि। ये हमारे क्या है, सहायक साधन है। तो इनको याद रखना है और हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मतलब आपके जो रीट एग्जाम हुए हैं, पहला पेपर हो या फिर सेकंड पेपर हो, दोनों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी हमारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है। नाटक जो हम करते हैं, जैसे कि हमने अभिनय, नाटकीकरण कोई कर रहा है सामने, तो उसको किससे किससे संबंधित, तो हम क्या करते हैं, आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। तो हमारा क्या हो गया, द्रव्य और मतलब श्रव्य और दृश्य साधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानों से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्र की समाप्ति पर मूल्यांकन है। सत्र की समाप्ति पर मूल्यांकन है, तो सत्र की समाप्ति पर हमारा कौन सा मूल्यांकन है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है नियोजनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी है हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब संकलनात्मक मूल्यांकन होता क्या है, तो सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन, इसको हम कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। इसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। इसको हम सीखने का आकलन भी कह सकते हैं, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। ठीक है, दो टर्म होते हैं, एक सीखने के लिए आकलन, एक होता है सीखने का आकलन। सीखने के लिए आकलन, जैसे कि हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने रीट का ही टेस्ट हम लगा रहे हैं, तो हम क्या करें, सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। जैसे हमारे कोई गलतियां हुई तो उसको हम फिर क्या करेंगे, उनको सुधार करेंगे और उनको सीखेंगे, फिर से दोबारा से करेंगे। परंतु हमारा सीखने का आकलन क्या होता है, जैसे हमने रीट एग्जाम दिया, ठीक है, अब रीट एग्जाम में हमने अपना बेस्ट दिया, अब क्या होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सीखने का आकलन आएगा। ये हमारा क्या संकलनात्मक मूल्यांकन है, मतलब सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है।